सरकार को एक साल सत्ता में आए हुए हो गया है। अपनी इस एक साल की उपलब्धियों को बताने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, बड़ी बड़ी रैलियां की जाएंगी, जिनमें उनके तमाम मंत्री जनता के बीच में जाएंगे और अपनी उपलब्धियों को बताएंगे। इस मौके पर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर जी। पारिकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर एक साल की उपलब्धियों के बारे में आपसे बात करूं, भारत सरकार तमाम दावे कर रही है, आपकी मिनिस्ट्री ने भी काफी सारे काम किए होंगे, तो क्या वो एक साल की उपलब्धियां हैं? मुझे लगता है एक साल में जो कुछ होना था काफी हद तक ये सरकार आगे ले पाई है। और जो एक नेगेटिव ग्राफ चल रहा था देश का, वो ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव करने में सक्सेसफुल रही है। अभी एक साल में पूरे सब वायदे पूरे हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए जो बुनियाद लगानी है वो बुनियाद लगा दी गई है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन भी करें तो जो जमीन के नीचे होता है नींव लगाने का जो ये रहता है वो दिखता नहीं है, बिल्डिंग ऊपर आने के बाद दिखती है। तो अभी एक बरस में काफी फैसले हुए। मुझे लगता है सबसे उसमें अहम जो चीज है वो फैसले जो रुकते थे पहले, अभी फैसले ट्रांसपेरेंट और क्लियर मोड से हो रहे। कई निर्णय जो अटके हुए थे, जिसके कारण सैनिकों शस्त्र सामग्री मिलनी चाहिए, ऐसे निर्णय हम लोगों ने किए। पारिकर साहब, एक सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि एक स्टैंडर्ड मानक है कि अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तो 40 दिन का गोला बारूद देश में होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो स्थिति है, सिचुएशन, वो 20 दिन का है। 15 से 20 दिन गोला बारूद चलेगा। तो ये नौबत क्यों आई? क्या सच्चाई है इसमें पूरे में? एक तो उसमें काफी सच्चाई है, कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट है, तो ऐसे हम वो ऐसे बाहर फेंक नहीं सकते हैं, उसमें काफी सच्चाई है। लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो मार्च 2013 का रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट का जो फाइंडिंग है, उसकी जो फाइंडिंग है उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया है। और मुझे कहने में एक गर्व है कि 2015 मार्च में उसमें से जो गैप्स वो लोगों ने जो आइडेंटिफाई किए थे, कई जगह क्रिटिकलिटी हम लोगों ने एड्रेस की। और सैन्य के पास शस्त्र सामग्री ज्यादा बढ़ने के तरफ हम लोग लेके गए। कई एरियाज में जहां एकदम क्रिटिकल एमिनेशन था, वहां हम लोगों ने अभी वो क्रिटिकलिटी से उसको बाहर निकाले। करीबन 50% केसेस हम लोगों ने टैकल किए। मुझे लगता है अगले बरस तक वो बाकी बचे हुए 50% भी काफी हद तक निकल जाएंगे। रफाल सौदों का जो मामला था काफी समय से अटका पड़ा था। 2012 से आपकी सरकार आई, 35 विमान खरीदने की बात हुई है। कब तक आ जाएंगे? पहली किस्त कब आएगी और कब तक ये जो 35 विमान है कब तक पूरे आ जाएंगे यहाँ? एक तो 2012 में L1 डिटरमिन हुआ था। ये मामला तो 2000 से चालू हुआ था। 2005-6 में उसको फाइनल सैंक्शन मिला था। 2007 में 2008 में उसका RFP भी इशू हुआ था और 2012 में उसका L1 डिटर्मिनेशन हुआ था। मतलब ये निर्णय तो खरीदने का कर लिया है, लेकिन उसके टर्म कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए कमिटियां बैठ रही हैं और 1-2 महीने में उसमें निर्णय हो जाएगा। और करीबन मुझे लगता है 1 बरस 1.5 बरस में हमारे जो जहाज है वो एयरफोर्स के पास पहुंच जाएगी। आप कह रहे हैं 36 डायरेक्ट रेडीमेड बने हुए यहाँ पर आएंगे 30, लेकिन एक मोदी जी ने नारा दिया है मेक इन इंडिया का। यहाँ पर आती हैं कंपनियां, यहाँ पर बनाती हैं, तो एक वो नारे का फायदा भी इस देश को मिलता है। लगता नहीं उस नारे के साथ कहीं खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है? अपनी बातों से सरकार पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेडीमेड खरीदे हुए जा रहे हैं विमान। रेडीमेड खरीदने का कारण इमरजेंसी नीड है, लेकिन उसमें भी 50% ऑफसेट है। मतलब उसके एक स्पेयर पार्ट जो कंपनी को चाहिए वो भारत से एक्सपोर्ट हो जाएंगे, तो 50% ऑफसेट से काफी हद तक मेक इन इंडिया बनेगा। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल डिसीजन था वो 126 राफेल का था। अभी 126 के लिए करीबन 1 लाख के ऊपर का सौदा था। 1,20,000 1,30,000 करोड़ तक जा सकता था। अभी 36 लेने के निर्णय के बाद में ऑलमोस्ट 65% पैसा जो बचेगा वो हम लोग
LCA, तेजस और भी अगर फाइटर प्लेन चाहिए तो ये भारत में बना के उसका मेक इन इंडिया का प्रोग्राम कर ले। पर्रिकर साहब, एक सवाल और आपसे, आपने जब सरकार आई थी घोषणा पत्र जारी किया तब वन रैंक वन पेंशन की बात थी, 6th पे कमीशन लागू हो गया, अब 7th पे जनवरी 2016 से लागू हो जाएगा, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। तमाम सैनिकों ने, जो पूर्व सैनिक थे, उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन का अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। एक तो वन रैंक वन पेंशन जो मामला था, मुझे लगता है पिछले 15-20 सालों से चल रहा है। हर एक सरकार ने उसका काफी उसके ऊपर अपनी तवा गरम था तो जो बेनिफिट लेना था वो ले लिया, लेकिन ये सरकार काम करने वाली सरकार है। हम लोगों ने आश्वासन जो दिया है वो पूरा हो जाएगा। पर्रिकर साहब, आप पहले नेता थे बीजेपी की तरफ से जिन्होंने मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आए। गोवा में मैंने खुद आपका इंटरव्यू किया था उस समय, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद प्रधानमंत्री तो मोदी साहब बन गए, आप भी दिल्ली में आ गए, लेकिन आडवाणी जी को लेकर हमेशा हवा में खबरें आती हैं कि नाराज हैं, दुखी हैं, हालांकि वो खुलकर बोलते नहीं है। क्या आपकी उस समय उसके बाद कोई मुलाकात हुई है? किस तरह का उनका व्यवहार रहता है? क्या पार्टी ने उनको सम्मान जरूर दिया पद्म भूषण? मुझे तो कुछ ये नहीं, डिफरेंस जो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप उसके जानकार है, आप ही बोल रहे हैं मुझे तो कभी उसका ये नहीं हुआ, जिक्र नहीं हुआ। पर्रिकर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे। एक सवाल पर्रिकर साहब हमेशा आता है, गलियारों में भी तैरता रहता है कि आप डिफेंस मिनिस्टर हैं देश के, CCS में भी हैं, लेकिन जब पार्टी के असले की बात आती है आप उसमें कहीं भी नजर नहीं आते हैं, ना आप कोर ग्रुप में हैं, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं। हालांकि आप झंडेवालन जरूर जाते हैं, नागपुर कार्यालय जरूर जाते हैं, लेकिन झंडेवाला गया नहीं। अभी आप नागपुर होकर आए हैं? दिल्ली में संघ कार्यालय झंडेवाला है, मैं अभी तक दिल्ली आने के बाद पहुंचा नहीं उधर। अभी तो कभी तो जाऊंगा एक दिन टाइम लेके। मुझे जाने में मुझे कुछ अर्गिज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गया तो मीडिया वो खाली पे लिए उसका इंटरप्रिटेशन निकाल देती है। नागपुर में मैं जो गया था, हमारा 2 दिन की मीटिंग्स थी, तो मैं भंडारा गया, मैं अंबाजार फैक्ट्री गया, तो उस हिसाब से मैंने नागपुर गया था। अभी नागपुर जाने के बाद संघ का स्वयंसेवक मैं 1967 से हूं और मुझे वो बताने में मुझे कोई गर्व है, और मेरे लिए संघ कार्यालय नागपुर का ये आस्था का विषय है। तो जब मैं गया तो स्वाभाविक और सरसंघ चालक है तो उनसे मिलना, हाँ, तो ये दिनों में मुझे संघ का स्वयंसेवक होने के कारण मालूम है कि ये दिनों में अगर उधर जाऊं तो सरसंघ चालक भी मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली आई विल गो देयर। आस्था का इशू है, मैं कभी ना नहीं बोला उसके बारे में। लेकिन सवाल मेरा है कि पार्टी के फैसलों में संघ कभी पार्टी नहीं, पार्टी के मुझे डिफेंस का काम दिया है। सरकार के कोर ग्रुप में मैं हूं। डिफेंस का काम अभी भी आपको मुलाकात देते वक्त वो खत्म नहीं होता है। इतने काम पड़े थे, इतने पेंडेंसी थी कि मुझे लगता है और एक 6 महीना मुझे लगेगा केवल पिछली पेंडेंसी खत्म करके आगे जाने के लिए। तो अभी तो पार्टी के डायरेक्ट इसमें जो काम दिया जाता है वो मैं करता हूं। हर एक आदमी ने हर एक जगह रहना चाहिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पर्रिकर साहब हमसे बात करने के लिए। ये हैं पर्रिकर साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कि 10 साल का कुशासन यूपीए सरकार का रहा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ यूपीए सरकार ने किया, लेकिन अब मोदी सरकार आई है, 1 साल की उपलब्धियां तमाम है, अभी काफी समय है, नींव भरी गई है। जब बिल्डिंग बनेगी तब लोग, जो जनता है देश की, वो खुद देखेगी कि कितना विकास मोदी सरकार ने किया। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा।